नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। दिल्ली निगम चुनाव में बीजेपी को 3/4 बहुमत, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की शर्मनाक हार, अजय माकन ने की इस्तीफे की पेशकश। अन्ना द्रमुक मुख्यालय से हटाए गए शशिकला के पोस्टर, पनीर सेल्वम गुट ने किया स्वागत, 5 दिन की पुलिस हिरासत में दिनाकरण। जाधव की रिहाई के लिए पाकिस्तान को दी गई अपील, पाकिस्तानी विदेश सचिव को सौंपा गया मां का पत्र, पाकिस्तान जाने का मांगा वीजा। स्वयंसेवी संगठनों की निगरानी के लिए कानून पर हो विचार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, एनजीओ पर 159 एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश। राजस्थान में 14 विपक्षी विधायक 1 साल के लिए निलंबित, अनुशासनहीनता का आरोप, विधानसभा में पूरक प्रश्न पूछ। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर हैट्रिक मार ली है। 270 सीटों में से बीजेपी को 181 सीटें मिली हैं। उसका नए उम्मीदवार उतारने का फैसला कामयाब रहा तो बीजेपी ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी को हार की वजह बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने की पेशकश की है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के लिए दिल्ली वासियों का आभार जताया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया है। स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी। और दिल्ली की जनता ने मोदी जी की 3 साल की जो कामकाज है सरकार का, उस पर एक प्रकार से मोहर लगाया है। सुकमा में शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों और उनकी फैमिली के लिए हम इसको समर्पित करते हैं। नगर निगम की 270 सीटों में से बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला है। तीनों नगर निगम में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़े अंतर से मात देकर सत्ता में वापसी कर ली है। दिल्ली में सत्ता पर काबिज और पहली बार निगम चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। आम आदमी पार्टी अपनी हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने विधायक पद से इस्तीफे की पेशकश की है। ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। कांग्रेस इस चुनाव में दिल्ली में अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश में थी, वो तीसरे नंबर पर गई। पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन और दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने पार्टी के प्रचार के तरीकों पर सवाल उठाए हैं कि जिस तरह से कांग्रेस को निकल कर आना चाहिए था, एक अग्रेसिव कैंपेन करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जो मेरी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई, लिहाजा मैंने तय किया है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा और मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि 1 वर्ष लगातार मैं कम से कम 1 वर्ष मैं और कोई पद पार्टी में नहीं लूंगा। तीनों नगर निगमों के लिए मतदान बीते रविवार को हुए थे। इसमें 54% मतदान हुआ था। मतदान 3 नगर निगमों के 270 वार्डों के लिए कराए गए थे। 2 वार्ड में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के निधन के कारण चुनाव टाल दिया गया है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने उसके 2 साल के काम का रेफरेंडम पेश किया।
तो कांग्रेस अपने आपसी झगड़ों में ही उलझती रह गई और बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए नए उम्मीदवारों पर दांव खेलना कामयाब रहा और वो निगम की सत्ता पर तीसरी बार काबिज हो गई। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इन नतीजों पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान निर्मल पाठक हैं, राजनीतिक संपादक हैं हिंदुस्तान में। निर्मल, स्वागत है आपका। निर्मल, जिस तरीके से नतीजे आए हैं कुछ चौंकाने वाले दिखते हैं कि लगातार बीजेपी उन निगमों पर रहे, करप्शन को लेकर इतना शोर दिल्ली में मचे और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि प्रबुद्ध वर्ग देश की राजधानी माना जाता है। ये बहुत चौंकाने वाले तो नहीं है, ये इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। काफ़ी बड़े जनादेश के साथ वो दोनों राज्यों में आई है और उसके अलावा उन्होंने गोवा और मणिपुर में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो एक वो जो माहौल बना था उस इलेक्शन के चलते, और अभी उसके तुरंत बाद दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए। इस बीच में पार्लियामेंट का सेशन हुआ जिसमें विपक्ष का रवैया, विपक्ष उस तरह से वो हो सकता है रिजल्ट का असर रहा हो राज्यों के पर, जैसा इससे पहले के संसद सत्रों में होता था कि कोई कामकाज नहीं हो रहा, हंगामा ज़्यादा और विपक्ष हावी रहता था, वैसा इस सत्र में बिल्कुल नहीं हुआ। सरकार ने बहुत आराम से अपना कामकाज निपटाया और बड़े बिल भी, जीएसटी जैसा महत्वपूर्ण विधेयक भी इस सत्र में उन्होंने पास किया बजट के अलावा। एक ओवरऑल माहौल एक इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी को फेवर कर रहा था। उसमें फिर केजरीवाल जी का, आपकी सरकार के पिछले 2 साल का कामकाज, केजरीवाल जी की बीजेपी की जीत उतनी महत्वपूर्ण मुझे नहीं लग रही इसमें, उनके लगातार 2 टर्म के बाद थी, जितना केजरीवाल जी की आपकी पार्टी की हार है और इतनी बुरी हार है। वो हालांकि कह रहे हैं कि ईवीएम को दोष दे रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये बहानेबाजी ज़्यादा है। इसलिए उस एंगल से इस चुनाव परिणाम को देखना चाहिए, क्योंकि 2015 में जो केजरीवाल जी को मैंडेट मिला था वो दिल्ली पे एक बेहतर शासन देने के लिए उनको मिला था। दिल्ली के लोगों को लगा था कि ये, और वो मैंडेट उनको 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद मिला था जिसमें मोदी जी को प्रचंड बहुमत दिया, और उस माहौल के बाद दिल्ली में केजरीवाल जी को 70 में से 67 सीट मिलना बहुत बड़ी बात थी। वो मैंडेट कि आप दिल्ली को बेहतर शासन देंगे, एक जिस तरह से लोगों ने सोचा है आप ईमानदार और एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को उस जनादेश को समझने में उनको गलती हुई। उनको लगा कि ये मैंडेट मोदी जी के अगेंस्ट मिला है उन्हें, और उन्होंने अपने को मोदी जी के अगेंस्ट में एक एक्सिस के तौर पर उन्होंने उसको अपने को प्रोजेक्ट करना शुरू किया। उसमें वो दिल्ली सरकार के कामकाज जो उन्होंने वायदे किए थे, बिजली पानी को लेकर के, वो पहली जब वो 49 दिन रहे थे मुख्यमंत्री उस समय कर चुके थे, और उसके बाद उन्होंने उसको आगे इम्प्लीमेंट किया। खुश भी हुए बिजली और पानी पे लेकर, लेकिन उसके अलावा क्या, जो भ्रष्टाचार वगैरह को लेकर था, यानी कि दिल्ली और लगातार वो केंद्र से लड़ते रहे इस बीच में। फिर उसके बाद उनका दूसरे राज्यों में आपका जनाधार फैलाने की जो कोशिशें थी, उसको मुझे लगता है लोगों ने पसंद नहीं किया। आपको दिल्ली में शासन करने के लिए चुना था, आप दिल्ली के बजाय पूरे देश की राजनीति में इन्वॉल्व हो गए। वो मुझे लगता है उनसे गलती हुई है और उसको लोगों ने पसंद नहीं किया, नकार दिया एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एक और जो बात कही जा रही है, आप उससे कितने सहमत हैं या फिर असहमत हैं, कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आई 2014 के बाद, और जो उनका एक बेस कोर मैं कहूँ जो थिंक टैंक हुआ करता था, वो धीरे धीरे अलग हुआ, और कमोबेश जिस राजनीति की वो आलोचना करते थे उन्हीं सब कारणों को समाहित करते हुए आगे बढ़े। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। नहीं, बदला चेहरा था, वो सब चेहरा उतरा। केजरीवाल जी के ये जो परिवर्तन आया है, 70 में से 67 सीट बहुत बड़ा एक आश्चर्यजनक परिणाम वो था मैंडेट उसका, और सिर्फ 2 साल में इतना अंतर उसमें लोगों की सोच में, उनकी राजनीति को लेके। तो ये इससे उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि वो क्या करना चाहते थे और क्या कर रहे थे। और जो आपने कहा कि एक अलग तरह की राजनीति, वो उनमें एक ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने वाला जो था। दूसरा, उनके जो आसपास के लोग थे, जो उनका कैडर था, जो उनके वॉलंटियर्स उनके साथ जुड़े थे, उसमें से बहुत सारे लोग उनसे निराश होके गए, कुछ को उन्होंने निकाला। वो हो सकता है वो राजनीतिक दलों में एक है भाई, जो लीडर है वो, उसको ये लगता है कि कोई दूसरा उसको कंपटीशन न देने लगे और उनको अपने लोग
उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले ज़्यादा पसंद आते हैं। उस हिसाब से भी केजरीवाल आम राजनेता जैसे ही साबित हुए। जो वो कहते थे कि वो और पार्टी से अलग हैं और नेताओं से अलग हैं, लोग उनमें एक आम आदमी देखते थे कि ये नेता नहीं है, आम हम लोगों जैसा है। पर धीरे धीरे उन्होंने अपने को उन्हीं नेताओं जैसा साबित किया पिछले 2 साल, चाहे वो सरकारी सुविधाएं लेने के मामले में हो या चाहे आचरण में हो। तो वो चीज़ें आप पार्टी के लिए घातक साबित हुई हैं। पर अभी भी उनके पास 3 साल का समय है और कोई भी एक चुनाव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत उसका भविष्य निर्धारित करने वाला नहीं होता है। इस लिहाज से अभी भी उम्मीद होनी चाहिए कि वो अपने को ठीक करके और जिस मकसद के लिए ये पार्टी बनी थी उस पे आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस को अगर क्या कहेंगे, 21 करीब 21.5% वोट मिला कांग्रेस को, बदलाव किया, नए लोग आए, कुछ लोग नाराज भी हुए टिकट वितरण को लेकर। कांग्रेस का इस तमबे के बावजूद मैं कांग्रेस के लिए ये इन परिणामों को बहुत ज़्यादा निराशाजनक नहीं मानता, क्योंकि 2014 के बाद से कांग्रेस में बहुत ही एक निराशाजनक माहौल बना हुआ है। लोग कहते थे खत्म हो गई, दिल्ली में खत्म हो गई है। और उसके बाद फिर अभी जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जिस तरह से हार हुई है, इतना ज़्यादा माहौल बनाने के बाद उत्तराखंड में रिटेन नहीं कर पाए और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7 सीटें मिली, वो भी अलायंस करने के बाद। तो उसकी वजह से एक कैडर में निराशा का माहौल है। पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में उनको 2 साल पहले जो हुए उसमें एक भी सीट नहीं मिली। उसके बाद से एक बिल्डअप करना पार्टी को, और क्योंकि उनका पूरा वोट, वो ये मानते हैं कि उनका वोट आप पार्टी को शिफ्ट हुआ, जो एक मुस्लिम और दलित वर्ग जिसमें कांग्रेस को जो जनाधार मानते थे अपना, वो उस तरफ शिफ्ट हुआ। उसको फ़ायदा ये हुआ है कि केजरीवाल जी के पंजाब में, गोवा में चुनाव लड़ने से और वहाँ जिस तरह से उनको असफल वो साबित हुए, उससे एक ये जो उनका समर्थक वर्ग है कांग्रेस का, वो संभवतः वापस आ रहा है। यानी कि कांग्रेस की वापसी, कांग्रेस ये उम्मीद कर सकती है कि अगर वो ठीक अभी भी अपने को ठीक करे तो उसका जो कम से कम दिल्ली में जो उससे वोट अलग हो गया था, जो उसका समर्थक वर्ग अलग हो गया था, उसके वापस आने की गुंजाइश अभी भी है, बनी हुई है। पर शर्त यही है कि कांग्रेस अपना घर पहले ठीक करे। अब इस चुनाव से पहले ठीक उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंद लवली वो छोड़ के चले गए, एक और नेता उनके साथ छोड़ के चले गए, पूर्व मुख्यमंत्री जो शीला जी जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रही, उन्होंने बिल्कुल एकदम अपने को किनारे कर लिया और चुनाव को प्रभावित करने की गलत, मतलब उस पर सबोटाज करने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें अगर कांग्रेस के बावजूद, इसके बावजूद अगर 20-22% वोट लेके आ रही है तो ये खराब परफॉर्मेंस नहीं है। इनकी वापसी की राह हो सकती है और जगह जो खाली दिख रही थी, जिसको आप भरना चाह रही थी, वहां पर कांग्रेस वापस आती दिख रही है। बहुत शुक्रिया निर्मला, इस पूरी बातचीत के लिए आपका। ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर है। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अन्नाद्रमुक के दोनों धड़ों में विलय की कोशिशें तेज हो गई हैं। पार्टी मुख्यालय से आज शशिकला के पोस्टर हटा दिए गए। पनीर सेल्वम गुट ने इसका स्वागत किया, तो वहीं अन्नाद्रमुक अम्मा गुट के उप महासचिव TTV दिनाकरन को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। चेन्नई में अन्नाद्रमुक मुख्यालय से बुधवार को पार्टी महासचिव VK शशिकला के पोस्टर और बैनर हटा दिए गए। मुख्यालय में अब सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री ललिता के बैनर हैं। पार्टी के दोनों धड़ों के बीच विलय की चर्चा के बीच ये काम हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम के गुट ने विलय से पहले महासचिव VK शशिकला और उप महासचिव TTV दिनाकरन को हटाने की मांग की है। We are happy that some of the steps that they've taken, we are very happy with, especially removing the posters of Shashikala. We are very happy. Regarding the negotiations per se, there is no specific decision taken as to when we will go.
अन्ना द्रमुक अम्मा गुट ने कहा कि पोस्टर हटाने का पन्नीर सेल्वम गुट की मांग से लेना देना नहीं है। पार्टी ने कहा कि पोस्टर हटाने का फैसला पहले ही लिया गया था और उसे अब लागू किया गया है। दोनों गुटों ने वार्ता के लिए संपर्क किया है। इस बीच दिनाकरण को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच के लिए दिनाकरण को चेन्नई समेत दूसरी जगहों पर ले जाना जरूरी है। I argued that the arrest was totally unwarranted. It is contrary to the judgment of the Supreme Court, and the police custody remand is contrary to the Delhi High Court rules, which specifically says that police custody remand is an exception. It should not be given. श्री दिनाकरण के ऊपर चार्जेस हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ब्राइब करने के लिए, रिश्वत देने के लिए अनडिस्क्लोज सोर्सेज द्वारा मनी। कांग्रेस के 12, बीएसपी का 1 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। इनमें विधानसभा के कांग्रेस के उप सचेतक गोविंद डोटसारा भी हैं। आज कार्रवाई के दौरान डोटसारा ने पूरक प्रश्न पूछना चाहा। स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी और इसके बावजूद वो प्रश्न पूछने पर अड़े रहे और इसे लेकर अवरोध हुआ। इस वजह से कार्रवाई में बाधा भी आई। स्पीकर ने अनुशासनहीनता के आरोप में इन विधायकों को निलंबित किया है। इसका प्रस्ताव बीजेपी के मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने रखा। कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुजरात का प्रभारी महासचिव बनाया है। गुरदास कामत की जगह उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। महासचिव के अलावा 4 नए सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पाकिस्तान की सैनिक अदालत ने आज कुलभूषण जाधव की सजा रद्द करने और उन्हें रिहा करने की अपील दायर की गई। जाधव की मां ने भारतीय उच्चायोग की मदद से ये अपील दायर की है। अपील पत्र इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त गौतम बम्बावले ने पाकिस्तान के विदेश सचिव तहमीना जजुआ को सौंपी। बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त ने पाकिस्तानी विदेश सचिव से मुलाकात की। बम्बावले ने जल्द जाधव से मिलने की अनुमति मांगी है। उनकी मां ने भी पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा मांगा है और इसके लिए उन्होंने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में आवेदन किया है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। सेक्रेटरी साहिबा से मुलाकात की है और इस मुलाकात में एक बड़ी चीज़ हमने मांगी है कुलभूषण जाधव केस के बारे में। वो ये है कि जो अपील 40 दिन के अंदर दर्ज करनी थी वो आज मैंने दर्ज की है पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा के साथ। तो अपील जो है जो 40 दिन के अंदर दर्ज होनी थी वो हमने की है और हम ये चाहते हैं कि कुलभूषण जाधव को जल्दी से जल्दी रिहा कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर सरकार ने घाटी में 1 महीने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का निर्देश दिया है। राज्य के गृह विभाग ने आज ये आदेश जारी किया। घाटी में मोबाइल इंटरनेट 17 अप्रैल से ही निलंबित है। घाटी में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अधिकारियों का मानना है कि सोशल मीडिया में अफवाहों को तूल दिया जाता है और इस बीच सेना ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ आतंकियों को मारना है। कि हमारा भी इरादा ये है कि जो है ना आवाम साथ में चले और हमने जिन मिलिटेंट्स को मारना है मिलिटेंट्स को मारे, हमें किसी और को मारने की जरूरत ना पड़े। बेसिकली हमारा ये इरादा है। नक्सल समस्या पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज दिल्ली में अहम बैठक हुई जिसमें देश में बढ़ रहे नक्सली हमलों से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। गृहमंत्री ने हमले के पीछे की वजहों और नक्सलियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए। नक्सल विरोधी ऑपरेशन के डीजी डीएम अवस्थी ने कहा है कि खुफिया एजेंसियों के नक्सलियों के बारे में कोई भी जानकारी को गंभीरता से लिया जाएगा। ये बैठक 2 दिन पहले सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद हुई जिसमें 25 जवान शहीद हुए थे। हमें तो ऐसा लगता है कि इस इलाके में और ज़्यादा आक्रामक नक्सल अभियान, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चलाए जाने की आवश्यकता है और वही समय की पुकार है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंसेवी संगठनों पर निगरानी और उन्हें वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए कानून बनाने को कहा है। इस पर केंद्र से 8 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वर्तमान नियम नाकाफी हैं और इनमें सुधार की ज़रूरत है। इससे पहले सरकारी एजेंसी कपाट ने बताया कि कई एनजीओ के खिलाफ 159 एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है।
इन पर रकम में हेराफेरी के आरोप हैं। एजेंसी ने बताया कि बही खातों की जानकारी नहीं देने वाले 718 एनजीओ को काली सूची में डाला गया था। इनमें से 15 को बाद में इससे हटा दिया गया। भारत और श्रीलंका ने आज आर्थिक सहयोग के अहम समझौतों पर दस्तखत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के बीच दिल्ली में बातचीत के बाद ये समझौता हुआ। इसमें संयुक्त परियोजनाओं के निर्माण की बात है। इसके तहत श्रीलंका के तमिल बहुल त्रिंकोमाली में एक तेल शोधन कारखाना भी लगाया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पोत और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बदलते तकनीकी विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जोर दिया है। आर्मेनिया के यरमन विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बरकरार रखने को लेकर प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बुधवार को आर्मेनिया के येरेवन विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का मूल ढांचा है और भारत में मूल्यों को लेकर कोई विरोधाभास नहीं है। The expectation that changes in the last decade of the century would bring about a more harmonious world in which international cooperation in solving international problems would be addressed by peaceful means in conformity with the principles of justice and international law. It did not materialize. उपराष्ट्रपति ने तकनीकी विकास का जलवायु और दुनिया की राजनीति पर पड़ने वाले असर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मजदूरों की जगह मशीनों का इस्तेमाल और कम वेतन का दबाव अर्थव्यवस्थाओं के सामने बड़ी चुनौती है। समाज और राज्य को इससे निपटने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया। It is evident that countries that have invested in educating their populations, build strong consumer societies, and have democratic institutions that can deal with social change will benefit, because their people will have had their basic needs met and can figure out how to take advantage of the advances in technology. उपराष्ट्रपति ने छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने भारत और आर्मेनिया के बीच सांस्कृतिक और भाषाई मेलजोल बढ़ाने पर जोर दिया। यहाँ आर्मेनिया में बहुत भारतीय विद्यार्थी हैं और वे भी आर्मेनियन लैंग्वेज सीख रहा है और हम भी हिंदी भाषा सीख रहा है। इस मौके पर विश्वविद्यालय की ओर से उपराष्ट्रपति को मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति ने हिंसा के हर रूप की निंदा की, साथ ही छात्रों को विश्व की भलाई के लिए कॉमन यूनिवर्सल वैल्यूज को अडॉप्ट करने की नसीहत दी। यारावन से कैमरामैन संजय और अनिर्बान के साथ ही वरिष्ठ सहयोगी अमृता राय के साथ मैं कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। शेयर बाजार आज रिकॉर्ड 30,000 के पार पहुंचा। सेंसेक्स के 190 अंक की बढ़त के साथ 30,133 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 45 अंक की तेजी के साथ रिकॉर्ड 9,351 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में बैंकिंग, ऑटो, फाइनेंशियल सेक्टर में शेयरों की जोरदार खरीदारी का असर दिखाई दिया। हालांकि आईटी, फार्मा, रियल्टी, ऑयल एंड गैस और पावर शेयर में दबाव दिखा। अमेरिका में टैक्स रिफॉर्म पर ऐलान की उम्मीद, ब्लू चिप कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे और विदेशी निवेश के चलते शेयर बाजार में ये तेजी दिखी है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में मिसाइल रक्षा उपकरण पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। आज सुबह थाड मिसाइल रक्षा उपकरण लेकर आ रहे वाहनों ने सिंगयू में प्रवेश किया। उत्तर कोरिया से बढ़ रहे तनाव के बीच ये काम शुरू हुआ है। थाड प्रणाली छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपण के अंतिम चरण में रोकने और ख़त्म करने का काम करती है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे पर्यावरण पर बुरा असर होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।